इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 का जनरल स्टडीज 1 समान अध्ययन 1 पेपर सॉल्व किया जा रहा है। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक का फुल सोल्यूशन दिया गया। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 75 से लेकर 150 तक का फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर और आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पे आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, 2020, 2019 और 2018 के पीसीएस का पेपर का भी सोल्यूशन आपको दिया जा चुका है, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एनटीपीसी होता क्या है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर प्लांट। इसमें कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाई जाती है। भारत में लगभग 60 से 70% तक बिजली कोल का यूज करके बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं स्टेटमेंट कथन पे। पहला क्या है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ये बिल्कुल गलत है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब ए रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी और डी में से एक करेक्ट होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एनटीपीसी सिंगरौली का निर्माण कब हुआ, 1982 में। ठीक है फ्रेंड, तो ये सबसे पुरानी एनटीपीसी की इकाई है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक रहा। व्यापार शेष अधिक को हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस सरप्लस। तो किस कंट्री से ट्रेड बैलेंस सरप्लस मैक्सिमम रहा। तो सबसे पहले आप ये जाने कि ट्रेड सरप्लस होता क्या है। ट्रेड सरप्लस जिसे हम व्यापार अधिक कहते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल मेजरमेंट है जो कि पॉजिटिव ट्रेड को दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का एक्सपोर्ट क्या है वो ज्यादा है और इंपोर्ट क्या है वो कम है। ठीक है फ्रेंड, अब अगर हम ट्रेड बैलेंस सरप्लस की बात करें, ये बिल्कुल रिवर्स होता है। इसमें एक्सपोर्ट क्या होता है वो कम रहता है और इंपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस सरप्लस। तो भारत का 2019-20 में किस देश से ट्रेड बैलेंस सरप्लस सबसे ज्यादा है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है यूएसए। ठीक है फ्रेंड, यूएसए से। और यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। अगर हम 2021 के डाटा की बात करेंगे तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है, 192.41 बिलियन डॉलर। ठीक है फ्रेंड, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 87.5% क्या है वो बढ़ा है, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। Which one of the following causes is responsible for rainfall during winter in north western part of India? ये आयोग का पैट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से बनने वाले तूफान को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, जिसमें हवाएं नमी लेके मॉइस्चर को लेके जेट स्ट्रीम की हेल्प से पश्चिमी एशिया से होते हुए इंडिया में भारत में इंटर करती हैं। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तेज गति से चलती हैं, जिसके कारण वहां बारिश होती है। साथ ही साथ गंगा के मैदानी भाग में भी हल्की बारिश होती है और हिमालय भाग में बर्फ गिरती है। फिर बाद में ये हवाएं अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं। इन हवाओं के कारण भारत में रबी की फसल की पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कवर्ड अंडर द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग अप टू जून 2021।
तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी 8 जिलों को। ठीक है फ्रेंड। अब ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या, इसे जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 28 राज्यों से 115 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया। ये वो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत खराब था, मीन बहुत कम था बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। यूपी के 8 जिले कौन कौन से? सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर और बहराइच। और किस राज्य से सबसे ज्यादा जिले सेलेक्ट किए गए हैं? झारखंड से लगभग 19 जिले सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि इंडिया में मैक्सिमम है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये हमारा कथन सही है, जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आर्टिकल 108 में। ठीक है फ्रेंड। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन बी और डी ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट 2, कथन 2 क्या है? राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हुआ? ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मीन्स कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो क्या है? ऑप्शन है आम चुनाव में मतदान। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य? पहले 10 थे, अब प्रेजेंट में कितने? 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे ने। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो कौन सा फॉरेनर जर्नलिस्ट था जिसने धरसना सॉल्ट के बारे में रिपोर्ट दी? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था। ठीक है फ्रेंड। अगर हम धरसना सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? मई 1930 में। कहाँ हुई? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड। ये ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ था। इसमें लीडर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सबसे पहले असर्शन ए क्या है? भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि राज्यसभा के लिए। तो जो असर्शन हमारा वो गलत हो जाएगा। अगर असर्शन गलत है तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको कारण पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन डी टिक करना टाइम बचाने के। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। कारण, इसका कारण क्या दिया है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो इसे आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 74, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति जी को एडवाइस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? Who originally propounded the theory of 3 stages of social development? उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी, ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है फ्रेंड। इन्होंने 3 स्टेज के बारे में बताया था। पहला स्टेज क्या है? पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरा क्या है? पॉजिटिव स्टेज। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? पहली स्कीम क्या है?
पहली स्कीम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, चौथी क्या है युवा उद्यमिता विकास अभियान। जो चौथी योजना है ये उत्तर प्रदेश की योजना नहीं है, ये किसकी योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। और कौन से मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका मतलब 4 रॉन्ग है। अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि जिस जिस ऑप्शन में 4 दिया है वो सबसे पहले कैंसिल आउट होंगे, जैसे ऑप्शन सी है, बी है और डी है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। आ क्लोव, लॉन्ग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोव। आ क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, फूल कली का, फ्लावर बर्ड का। अगर हम लैंड ऑफ क्लोव की बात करें, लैंड ऑफ क्लोव जिसे हम लौंग की धरती कहते हैं, वो किस देश को कहते हैं, जांजीबार। ठीक है फ्रेंड, जांजीबार जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, लातविया। लातविया यूरोप का एक देश है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम कोको प्रोड्यूसर कंट्रीज की बात करें तो दुनिया का 70% कोको वेस्ट अफ्रीका के 4 देशों से होता है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, आइवरी कोस्ट जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है, दूसरा घाना जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है, तीसरा है नाइजीरिया और चौथा है कैमरून जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है। अगर हम आइवरी कोस्ट घाना की बात करें तो ये दुनिया का लगभग 50% कोको का प्रोडक्शन करती है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम टॉप 3 कोको के प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे पहले आइवरी कोस्ट है, दूसरा घाना है और तीसरा क्या है, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। आ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस बाय। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रूप में। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर ऑप्शन डी टिक करेंगे, नाइट्रेट, जो कि गलत है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन बी, मेटा हीमोग्लोबिन। कैसे इसे हम देखते हैं। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है, बच्चों में जन्म के बाद होने वाली बीमारी जिससे स्किन का कलर क्या पड़ जाता है, नीला, जिसे हम साइनोसिस भी कहते हैं। मेनली ये कहाँ होता है, होठ, कान और नाखून। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, नाइट्रेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रेट किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में, और ब्लड के साथ मिलके मेथ हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है फ्रेंड, ब्लॉक होने की वजह से वहाँ का कलर क्या हो जाता है, ब्लू। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आग जलती है तो कई बार उसमें नीला रंग आने लगता है। वो नीला रंग क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ वहाँ क्या पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन ऑब्लिक कार्यालय जारी करता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, अब ये WPI होता क्या है, WPI एक मुद्रास्फीति संकेतक है जिसे हम इन्फ्लेशन इंडिकेटर भी कहते हैं, जिसका यूज थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। WPI के अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स होता है CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। यह खुदरा खरीदार के रिस्पेक्ट में प्राइस चेंज को मेजर करता है, और इसे कौन जारी करता है, इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय जारी करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है बॉटुलिज्म है, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। ठीक है फ्रेंड, अब ये विषैलापन होता कैसे है, अगर खाने में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
तो खाने में विषैलापन हो जाता है। जनरली ये पैक फूड में होता है। तो डॉक्टर जनरली आपको ये सलाह देता है कि जो पैकेट वाले खाने के सामान उससे कम खाइए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण फूड में क्या हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन। ठीक है फ्रेंड। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है फ्रेंड। और बोटुलिज्म क्या, इससे क्या हो जाता है, हमारी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, शाहजहांपुर में। ठीक है फ्रेंड। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात करेंगे तो वो काकोरी कांड में शामिल थे। काकोरी कांड का नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। ठीक है फ्रेंड। फिर बाद में 19 दिसंबर 1927 में इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, लाइकेन। ठीक है फ्रेंड। लाइकेन कलर पहले क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, ब्लैक या ग्रे। ठीक है फ्रेंड। जो कि ये इंडिकेट करता है कि एयर पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ आपको प्लेस दिया गया स्थान और यहाँ पे जनजाति ट्राइब। तो ऑप्शन ए क्या है, अलास्का। अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं रहती है। तो अलास्का में कौन सी जनजाति रहती है? अथाबास्कन इंडिया। ठीक है फ्रेंड। अब ये कोरियाक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये रूस में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, वो करेक्टली मैच है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। जनरली आपको विटामिन का नाम दे देगा और पूछेगा इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन का केमिकल नेम दिया है। तो राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है? विटामिन B2 का। ठीक है फ्रेंड। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है चेइलोसिस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम पेलेग्रा की बात करें तो पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? इसका नेम है नायसीन। नायसीन। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, स्कर्वी, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की। बिल्कुल इजी है। फिर ऑप्शन सी, बेरी बेरी, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमीन। ठीक है फ्रेंड। एक और विटामिन है इंपॉर्टेंट, विटामिन B6, इसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, कब? 16 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि 16 सितंबर को हुई एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए जो जो सब्सटेंस होते हैं उन सबको हम यूज करना बंद करें। ठीक है फ्रेंड। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक सेकंड सही है या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। बिल्कुल सही है। मेकोंग कहाँ से राइज करती है? तिब्बत के पठार से। तो स्टेटमेंट 1 अगर हमारा सही है तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ये हमारा गलत है। दक्षिण कंबोडिया में नहीं है। कहाँ पे है? दक्षिण वियतनाम में। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक। अगर हम मेकोंग रिवर की बात करें तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कहाँ की? साउथ ईस्ट एशिया की। ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? सबसे पहले तिब्बत से, फिर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर फाइनली क्या होती है? वियतनाम में। वही डेल्टा बनाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2700 माइल्स। ठीक है फ्रेंड। ये दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ आपको प्रावधान प्रोविजन दिया है और यहाँ पे उसका स्रोत क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये कहाँ से लिया गया है? ये USA से। ये हमारा सही है।
फिर बी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। फिर सी क्या है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है फ्रेंड, कनाडा से। तो ऑप्शन सी हमारा सही मैच नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डी, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, जर्मनी से ली गई है। ठीक है फ्रेंड, और भी कई प्रावधान है जैसे कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रूस के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ज्वाइंट सिटिंग, ये किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पूछता तो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। फिर सिंगल सिटीजनशिप मीन्स एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया, 1992 में। क्योटो कहाँ है, वो जापान का एक शहर है। ठीक है फ्रेंड, अब अगर आप देखें कार्बन क्रेडिट, तो ये होता क्या है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन के इमिशन कम करने पे कंट्रीज को कुछ क्रेडिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी देश ने एक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम किया है, ठीक है फ्रेंड, कम किया है, तो उसे एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक कार्बन क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ कि एक टन कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल है, एक कार्बन क्रेडिट के। अगर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछता कि एक कार्बन क्रेडिट में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिसमें मेनली 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी कि उन्हें हमें कम करना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम और भी प्रोटोकॉल देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले अर्थ समिट। अर्थ समिट क्योटो प्रोटोकॉल के पहले हुआ था, रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। फिर ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड, ये कनाडा में हुआ था। इसमें ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं उनको कंट्रोल करना या उनका यूज बंद करना। मेनली क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर बहुत डैमेज हो रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद G8 समिट। G8 समिट जो कि अब G7 समिट है। ठीक है फ्रेंड, G7 समिट में दुनिया के 7 शक्तिशाली देश माने जाते हैं। 2021 की समिट कहाँ हुई, वो ब्रिटेन में, और 2022 की समिट कहाँ होगी, वो जर्मनी में होगी। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात सम्मिलित नहीं था। टॉप 5 स्टेट में कौन कौन थे, सबसे पहले केरला पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे कौन था, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड, ये तीसरे प्लेस पे थे। चौथे प्लेस पे क्या था, सिक्किम, और पांचवें प्लेस पे कौन था, महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 5 में गुजरात नहीं था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक कौन सी है, 120। ठीक है फ्रेंड, टॉप में कौन है, फिनलैंड। SDG का फुल फॉर्म क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। 0 आवर का मतलब क्या होता है, 0 आवर की शुरुआत 1962 के बाद हुई, और ये क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय होता है। क्वेश्चन आवर की टाइमिंग क्या होती है, सुबह 11 बजे से दिन के 12 बजे, और 0 आवर की टाइमिंग क्या होती है, उसके ठीक बाद का समय मीन्स 12 बजे से 1 बजे के बीच में। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण / आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, आयु वर्ग 18 से 40, ये है। बी क्या है, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, ये भी है। सी क्या है, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत
नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा करेक्ट है। डी क्या है, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, ये हमारा गलत है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही यह योजना है। ठीक है फ्रेंड, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, नौकरी के बजाय स्टार्टअप को बढ़ावा देना। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लोन देगी और उस पर ब्याज कितना लगेगा, 6%। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। असर्शन ए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये हमारा गलत है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका असर्शन रॉन्ग हो गया तो डायरेक्ट ही आप ऑप्शन डी टिक कर सकते, क्योंकि ऑप्शन डी में ही एक गलत है, ये दिया है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। नौजवान सभा की स्थापना किसने की, ऑप्शन ए, भगत सिंह जी ने। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा, भगत सिंह ने। इसमें मजदूर और किसानों ने एक साथ होकर आजादी की मांग की थी। नौजवान सभा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो उसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, मद्रास नगर निगम, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने सन 1688 ईस्वी में की थी। ठीक है फ्रेंड, अगर हम मद्रास नगर निगम की बात करें तो मद्रास नगर निगम राष्ट्रमंडल देशों में, कॉमनवेल्थ देशों में भी पहला नगर निगम है। ठीक है फ्रेंड, भारत में वर्तमान में प्रेजेंट में कुल 247 नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए, विटामिन ए, आपको दिया संतरा, विटामिन ए संतरे में नहीं होता, संतरे में क्या होता है, विटामिन सी। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही से मैच नहीं है। अब विटामिन ए किस किस में होता है, सबसे पहले गाजर में, गाजर, फिर पालक में, फिर पपीते में, फिर हरी सब्जियों में, इसमें क्या होता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांभर झील। ये कहाँ, ये राजस्थान में है। सांभर झील को 1990 ईस्वी में रामसर साइट का दर्जा मिला। ठीक है फ्रेंड, और इसका एरिया कितना है, 90 वर्ग मील। ठीक है फ्रेंड, वर्ग मील। सांभर झील में 3 नदी गिरती है। अब अगर हम ऑप्शन ए, चिल्का झील की बात करें, ये कहाँ, ये उड़ीसा में है। फिर लोनार झील, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर ऑप्शन डी, वुलर लेक, ये कहाँ, ये कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, जिसे हम कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267, आर्टिकल 267। अब ये कॉन्टीजेंसी फंड होता क्या है, कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी के टाइम लॉस होने से बचाता है। ठीक है फ्रेंड, अब अगर हम अनुच्छेद 265 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि लॉ अथॉरिटी के बिना टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा सकता। फिर ऑप्शन बी, आर्टिकल 266, इसमें क्या है, ये संचित निधि, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड भी कहते हैं, उससे संबंधित है। फिर आर्टिकल 268, इसमें क्या है, इसमें केंद्र द्वारा कुछ टैक्स और ड्यूटी असाइन की जाती है और उसे स्टेट कलेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, सेंटर टैक्स और ड्यूटी असाइन करता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया, वेरियस टैक्स हो गए, लेकिन उसको जो लेता है वो स्टेट लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन एक करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ आपको स्थानीय पवनों के नाम, मीन्स लोकल विंड्स के नेम दिए गए हैं, और यहाँ पे प्लेस वो कहाँ बहती है। तो सबसे पहले लेवेश, ये स्पेन में बहती है, हमारा करेक्ट है। बी क्या है, ब्रिक फिल्डर, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये भी करेक्ट है। सी क्या है, ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, ये भी करेक्ट है। डी क्या है, शामल, ये ऑस्ट्रिया में नहीं बहती, ये कहाँ बहती है, ईरान, इराक में और कुछ अरब देशों में। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन डी, ये करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मीन्स उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, विलियम हॉकिंस। ये भारत कब आया, ये आया 1608 ईस्वी में। ये जहांगीर के टाइम में भारत आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है फ्रेंड। फिर दूसरा क्या है, रॉल्फ फिंच। ये भारत आया 1583 ईस्वी में और ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का लेटर लाया था। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, सर थॉमस रो। ये भारत कब आया था, ये आया था 1615 ईस्वी में और ये इंग्लैंड के महाराजा का एम्बेसडर था। ठीक है फ्रेंड। फिर 4 निकोलस डाउटन। ये कब आया, ये 1614 ईस्वी में। तो हमारा क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा, सबसे पहले रॉल्फ फिंच मीन्स सेकेंड, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस फर्स्ट, फिर उसके बाद निकोलस डाउटन 4 और सबसे लास्ट में सर थॉमस रो मीन्स थर्ड। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर हमको कहाँ दिया, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 लाया गया है। तो इसमें इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पहला क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ये हमारा सही है। 2026 तक कितना, 2.1 और 2030 तक कितना लक्ष्य है, 1.9 का। ठीक है फ्रेंड, जन्म दर। फिर दूसरा क्या है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार। ये भी हमारा सही है। मेरे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है फ्रेंड। अगर हम यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर की बात करें तो वो क्या है, वो प्रयागराज है। प्रयागराज, जहाँ की जनसंख्या लगभग 60 लाख है। और सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, महोबा। ठीक है फ्रेंड, महोबा। इसकी जनसंख्या लगभग 8,75,000 है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रिस्टिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, चेक गणराज्य से। अभी तक 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैन टाइटल किसने जीता है, ये जीता है राफेल नादाल ने। राफेल नादाल ने किसको हराया है, डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है फ्रेंड। अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन टाइटल किसने जीता है, एशले बार्टी ने। ठीक है फ्रेंड, एशले बार्टी ने। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए, सुर सरोवर, ये यूपी में है। बी क्या है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये यूपी में है। सी क्या है, सरसई नावर झील, ये भी यूपी में है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, सुरिनसर मानसर झीलें, ये यूपी में नहीं है। ये कहाँ है, ये जम्मू में है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सुरिनसर मानसर झीलें। सुरिनसर मानसर झीलों को हम ट्विन लेक्स भी कहते हैं, ट्विन लेक्स। ठीक है फ्रेंड। अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है फ्रेंड। अब 2022 में कौन सी नई रामसर साइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले खिजीरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और दूसरी है भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है। ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये संत कबीर नगर में है। ठीक है फ्रेंड, संत कबीर नगर। अगला क्वेश्चन है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। ये हमारा गलत है। उत्सर्जन, पूरा उत्सर्जन नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है फ्रेंड। तो स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा करेक्ट है। और स्टेटमेंट
1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगर हम नेट जीरो की बात करें तो नेट जीरो का सिंपली मतलब है कि 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या करना, जीरो करना, और वैश्विक तापमान ग्लोबल टेम्परेचर को कितना रखना, 1.5 डिग्री तक रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बोर्न डिजीज? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, निद्रा रोग। निद्रा रोग जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ पैरासाइट के इन्फेक्शन से होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी, M.A. अंसारी। ऑप्शन ए मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी नलिनी गुप्ता, ऑप्शन सी शौकत उस्मानी के साथ साथ गुलाम हुसैन और M.N. रॉय भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। इन सभी पे ये आरोप था कि इन्होंने ब्रिटिश राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? मीन सबसे ज्यादा कौन सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है? तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, क्योंकि उसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट, और व्हाइट कलर लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है? पूंजी निर्माण जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विश्व टीबी दिवस 2021। अगर हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करें तो ये कब होता है? ये होता है 24 मार्च। ठीक है फ्रेंड। हम और भी डे देख लेते हैं, वो कौन से दिन होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे, ये बिल्कुल ईजी, कब होता है? 21 जून को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये कब होता है? 8 मार्च। फिर वर्ल्ड मलेरिया डे, ये कब होता है? ये होता है 25 अप्रैल। तो ये सभी डेट भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन मीन्स असर्शन क्या है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये हमारा सही है। अब इसे कारण हम देख लेंगे। कारण क्या दिया है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी हमारा करेक्ट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कारण आर इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि मुगल साम्राज्य की नीति ये थी कि ये दूसरे राज्यों पे आक्रमण करके उसको कब्जा कर लेते थे। ठीक है फ्रेंड। इसलिए जो उनका साम्राज्य था मूल रूप से एक सैनिक राज था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? Which of the following words is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन लेटर भी कहते हैं, इसमें ऑप्शन डी संघी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बाकी तीनों वर्ड हैं। ठीक है फ्रेंड। पहला वर्ड क्या है, संप्रभुता जिसे हम सॉवरेन कहते हैं, दूसरा है लोकतंत्रात्मक जिसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, तीसरा क्या है पंथ निरपेक्ष जिसे हम सेकुलर कहते हैं। इन तीनों के अलावा रिपब्लिक और सोशलिस्ट शब्द भी हैं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो कि 1976 में हुआ, इस एक्ट में क्या ऐड किया गया, पहला पंथ निरपेक्ष और दूसरा क्या है सोशलिस्ट। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले B.R. मेहता समिति बनाई गई जो कि पहली समिति थी, ये कब बनी, ये 1957 में। फिर उसके बाद क्या है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में बनी। फिर उसके बाद है G.K.V. राय समिति, ये कब बनी, ये बनी 1985 में। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है L.M. सिंघवी समिति, ये कब बनी, ये 1986 में।
तो हमारा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर उसके बाद टू। अगला क्वेश्चन है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ होंगे, ये जापान में। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जापान। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। ये किताब दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी। उन्होंने इस किताब में ये बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया कि अंग्रेज किस तरह हमारे देश का पैसा लूट के अपने देश इंग्लैंड भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में तो स्थित है लेकिन ओमान का द्वीप नहीं है, ये किसका द्वीप है, यमन का। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर दूसरा कथन क्या है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये हमारा बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। सोकोत्रा द्वीप को हम द मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस ऑन अर्थ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नोएडा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कानपुर में। कानपुर में 19 दिसंबर 2016 को भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया और भारत में कुल 6 संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ आपको विषय सब्जेक्ट दिया गया और यहाँ पे संबंधित अनुच्छेद रिलेटेड आर्टिकल। ऑप्शन ए क्या है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण, यह अनुच्छेद 50 में दिया है, सही है। दूसरा क्या है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, यह अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में दिया गया, ये करेक्ट है। सी क्या है, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं, यह अनुच्छेद 43 ए में नहीं दिया गया, ये अनुच्छेद 43 बी में दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा सही सुमिलित मीन्स करेक्टली मैच नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अनुच्छेद 43 ए में क्या है, 43 ए में ये बताया गया है कि उद्योगों के मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन के लिए जो वहाँ के लेबर श्रमिक होते हैं उनकी भागीदारी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य इस पर कोई ठोस एक्शन उठाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ऑप्शन डी करेक्टली मैच है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, यह अनुच्छेद 40 में दिया है। अनुच्छेद 40 कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये आर्टिकल आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का प्रचलित सूचकांक है। बीएससी के सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 30 कंपनियों से बीएससी का मेजरमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 इसमें 50 कंपनियों का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स में कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। शेयर क्या होता है, कंपनी की इक्विटी मींस हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है, यूनाइटेड किंगडम की शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। G7 की समिट कहाँ हुई, यूनाइटेड किंगडम में। G7 में कितने देश हैं? ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 7 शक्तिशाली देश G7 में आते हैं। जो पहले क्या था, G8 से रूस को निकाल दिया गया, अब क्या हो गया G7। ठीक है फ्रेंड, G7 में कौन कौन से देश है? पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा जापान, छठवा यूनाइटेड किंगडम और सातवां क्या है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये हमारा गलत है। ब्राजील को नहीं किया गया था, किसको किसको किया गया था? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अपना इंडिया, तीसरा है साउथ कोरिया और चौथा है साउथ अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड,
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल ए। G7 की नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी? ये जून 2022 में जर्मनी में होगी। इसको आप अच्छे से याद रखिए, कहाँ होगी? जून 2022 में जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 101वां संशोधन अधिनियम। ठीक है फ्रेंड, GST में 5 टैक्स स्लैब होते हैं। टैक्स स्लैब, पहला टैक्स स्लैब क्या है? 0%, दूसरा क्या है? 5%, तीसरा है 12%, चौथा है 18% और लास्ट में क्या है? 28%। तो आप ये याद रखिएगा कि GST में कितने टैक्स स्लैब होते हैं। GST को 1 जुलाई 2017 में इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन है? अगर हम LPG की बात करें तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? पहला होता है प्रोपेन, दूसरा होता है ब्यूटेन, तीसरा होता है प्रोपलीन, चौथा होता है ब्यूटिलीन, ठीक है फ्रेंड, ब्यूटिलीन, और पांचवा होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड, ये सब एलिमेंट आप याद रखिए। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोपेन। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इन चारों में से कौन मेन है ये पूछा गया है, तो मेन क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन में ये देता प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटलीन, तो आपका आंसर क्या होता? प्रोपेन। प्रोपेन सबसे ज्यादा होता है। अगर इसी क्वेश्चन में एलपीजी ना देके ये पूछता कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस में मेन अवयव कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीथेन। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलेरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व? अगर हम अर्बनाइजेशन कर्व, नगरीकरण वक्र की बात करें तो ये क्या होता है? समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ शहरीकरण स्तर में, अर्बनाइजेशन स्टेज में जो चेंज आता है उस चेंज को हम एक कर्व के रूप में दिखाते हैं, जिसमें सारे लेवल दिखाए जाते हैं। उसी कर्व वक्र को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण वक्र, अर्बनाइजेशन कर्व। ये दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप है एस शेप कर्व और दूसरा है जे शेप कर्व। ठीक है फ्रेंड, इसमें मेनली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है इनिशियल स्टेज, दूसरा होता है एक्सेलेरेशन स्टेज जो कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है, और तीसरा क्या है? टर्मिनल स्टेज। जो एक्सेलेरेशन स्टेज मीन्स त्वरित अवस्था होता है वो द्वितीय अवस्था होता है, मीन्स सेकंड स्टेज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था। अर्बनाइजेशन कर्व को आप फिगर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मोरेसी। मोरेसी फैमिली शहतूत के पेड़ का एक टाइप है। ठीक है फ्रेंड, इसी के पेड़ की छाल से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा, जो कि आर्टिकल 321 में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे प्लेयर का नाम, खिलाड़ी का नाम दिया है। यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक मीन्स कौन सा मेडल जीता था? ऑप्शन ए क्या है? पीवी सिंधु, कांस्य पदक, सही है। बी क्या है? बजरंग पूनिया, रजत पदक, ये गलत है। बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों सही मैच है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने डायरेक्ट किया था? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सोलोई झाओ ने। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून लेक क्या होती है? जो कि समुद्र से बनती है। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सी है? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड, चिल्का लेक, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर और भी लेक देख लेते हैं कि वो भारत के किस राज्य में है। सबसे पहले पुलकित लेक, ये कहाँ है? ये
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। यहीं पे क्या है, श्रीहरिकोटा आइसलैंड, ठीक है फ्रेंड। फिर ऑप्शन सी क्या है, कुलेरू लेक, ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। डी किलीवेली लेक, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में। तो ये सभी भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट के टाइम ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे ये पूछता कि अल्वियोलाई तक गैस कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ब्राकियोल्स, ठीक है फ्रेंड, ब्राकियोल्स। अगर हम पल्मोनरी शिराई की बात करेंगे, पल्मोनरी वेन, ये क्या होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हमारे हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2020 में जैन संत आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वें जयंती के अवसर पे स्टैचू ऑफ पीस को राजस्थान में स्थापित किया था, ठीक है फ्रेंड। अगर हम संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की बात करें तो इन्होंने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मेनली किसमें किया, स्वदेशी आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज 0 चार्ज। तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी, न्यूट्रिनो, ठीक है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पता होगा आपको। पॉजिट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। फिर उसके बाद अल्फा कण वो हीलियम का नाभिक न्यूक्लियस होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ भी आपको तीर्थ कर दिया गया और यहाँ पे निर्वाण स्थान। जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष या डेथ। ऑप्शन ए क्या है, ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, अष्टापद को हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। बी क्या है, वासुपूज जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। इन्होंने निर्वाण सम्मित शिखर में प्राप्त नहीं किया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि सही मैच नहीं है। सी भी हम देख लेंगे, नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, उर्जयान कहाँ है, वो जूनागढ़ के गिरनर पर्वत। फिर ऑप्शन डी, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, पावापुरी क्या है, प्रेजेंट में बिहार में, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज दी। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ये भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है। पब्लिक अकाउंट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करती है, मेनली कैग की रिपोर्ट का, ठीक है फ्रेंड। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 15 मेंबर कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन से सदन से कितने कितने मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगर हम क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल में मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन की वजह से ही प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है फ्रेंड। जितनी भी खाद होती है उसमें नाइट्रोजन मेनली प्रेजेंट रहता है, ठीक है फ्रेंड। फिर सी क्या है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें तो नाइट्रोजन होता ही है। फिर बी क्या है, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है,
राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन मेनली प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको वेस्ट से ईस्ट में सही सीक्वेंस में सेट करना है कौन कौन से आइसलैंड है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सुमात्रा द्वीप, उसके बाद है जावा, फिर है बाली, और सबसे ईस्ट में कौन सा है, लोम्बोक। ठीक है फ्रेंड, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड होता है, CeO2, जिसके कारण ये पराबैंगनी किरणों को काटता है। इसलिए इस कांच का यूज कहाँ किया जाता है, आई ग्लास के लेंस बनाने में और सनग्लासेस बनाने में। अगर हम ऑप्शन ए सोडा कांच की बात करें तो सोडा कांच का यूज कहाँ होता है, बॉटल बनाने में। पायरेक्स कांच का यूज कहाँ होता है, लैब के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और खाने के जो बर्तन होते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर एब्जॉर्ब कैपेसिटी होती है, उसको बनाने में किया जाता है। फिर जेना कांच का यूज कहाँ किया जाता है, इसको हाई हीट और शॉक को रेजिस्ट करने के लिए जो एलिमेंट बनाए जाते हैं, मेनली केमिकल के जितने सामान बनाए जाते हैं उसमें जेना कांच का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, परासरण, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक थिन मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं, और बीच में क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, सक्रिय परिवहन, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, इसमें सेलुलर एनर्जी का यूज होता है। मेनली क्या होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। फिर दूसरा क्या है, निष्क्रिय परिवहन, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, इसमें मूव होने के लिए एनर्जी का यूज नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन, प्रसार, इसमें क्या होता है, पार्टिकल के मोशन के कारण एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की क्या होती है, मिक्सिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 से 150 तक का सोल्यूशन आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, जो कि आने वाले टाइम में अपलोड किया जाएगा। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सुगम भारत अभियान संबंधित है, सुगम भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, जो कि 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड,